सो अब हम रिप्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। हमको लगता है कि रिप्रोडक्शन करने का मतलब है कि जो संतान पैदा करना, प्रजनन करना, इसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एक्चुअली हमारी बॉडी में लगातार रिप्रोडक्शन होता रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी में दो तरीके की सेल पाई जाती हैं, सोमाटिक सेल और दूसरा है जर्म लाइन सेल। तो सोमाटिक सेल्स होती हैं वो कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में टिश्यूज को रिपेयर करती रहती हैं, अपनी आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस करती रहती हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे घाव हैं वो कुछ टाइम में भर जाते हैं, तो उनका रीजन सोमाटिक सेल्स हैं, क्योंकि वो अपने तरीके की सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। यानी ए टाइप की सेल्स है तो वो ए टाइप की सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, अगर स्किन की सेल है तो स्किन की सेल प्रोड्यूस करेंगी, मसल सेल हैं वो मसल सेल प्रोड्यूस करेंगी। इस तरीके से सोमाटिक सेल्स में ये प्रोसेस होता रहता है और इस प्रोसेस को माइटोसिस बोलते हैं। दूसरी जो तरीके की सेल होती है वो जर्मलाइन सेल होती है, बाकी में हमारे जो प्रजनन के काम आती हैं, बच्चे पैदा करने के काम आती हैं, वो स्पर्म और एग्स होती हैं। इनकी जो प्रोसेसिंग होती है उसमें ये सेल्स हैं दो पार्ट में डिवाइड होती हैं और उसके बाद में दो सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। सो इस तरीके से जर्मलाइन सेल्स का प्रोडक्शन अलग तरीके से होता है और सोमाटिक सेल्स का प्रोडक्शन अलग तरीके से होता है। सोमाटिक का प्रोसेस है उसको माइटोसिस बोलते हैं और जर्मलाइन सेल्स का जो ये प्रोसेस है उसको मायोसिस बोलते हैं। हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि सोमाटिक में टी आ रहा है, माइटोसिस में भी टी आ रहा है, तो ये इससे एसोसिएट हो जाएगा और जर्मलाइन है वो मायोसिस से एसोसिएट हो जाएगा। इस तरीके से मैच कॉलम में या फिर मैच टर्मिनोलॉजी में इस तरीके के क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है। सोमाटिक सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, जैसे कि ये जो अपनी ट्विन्स हैं वही सेल प्रोड्यूस कर सकती है, यानी कि जो स्किन है वो मसल के सेल प्रोड्यूस नहीं कर सकती है और मसल के सेल हैं वो ब्रेन के सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। इस तरीके से जब भी हम देखते हैं कि हमारा जो घाव होता है वो तो सही हो जाता है, क्योंकि जो आसपास की मसल्स और स्किन है वो उसको रिपेयर कर देती हैं, लेकिन अगर हमारा पूरा बॉडी पार्ट ही अलग हो जाता है तो वो हम वापस से रिपेयर नहीं हो पाता है। इस तरीके से अगर कोई एक्सीडेंट में किसी का पैर कट गया है तो वो वापस से रिपेयर नहीं हो पाता है। तो ये सोमाटिक सेल का एक कंस्ट्रेंट है, एक रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन कुछ क्रीचर ऐसे होते हैं जिनमें सोमाटिक सेल काफ़ी हाइपर एक्टिव होती हैं और वो दूसरे पार्ट्स को भी डेवलप कर पाती हैं। तो ये जैसे कि हाइपोथेटिकली इस मूवी में हुआ है। ऐसा लगता है अप्पू राजा पिक्चर की शूटिंग चल रही है, ऊपर से राजा लग रहा है, नीचे अप्पू का पप्पू लग रहा है। चल भाई चला नहीं पुल भाई फिर से नहीं। ऐसा पहले भी हो चुका है क्या? वाओ, लाइन मत मार, फसल फिर से उगरी है। तो इस मूवी में इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है कि जो सोमाटिक सेल हैं इसके पैर हैं वो कट गए हैं, तो सोमाटिक सेल इसमें जो इसके नए पैर हैं उनको बनाने में, रिपेयर करने में यूज आ रही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ह्यूमंस में इस तरीके की हाइपर एक्टिव सोमाटिक सेल नहीं होती हैं, तो जस्ट ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हुआ। जर्मलाइन सेल की बात करें तो इसमें स्पर्म है जो एग से मिलकर नए पर्सन को बर्थ देते हैं। सो इसमें ये मायोसिस प्रोसेस होता है, तो फादर की जो सेल्स हैं वो हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं और 23 के क्रोमोसोम्स वाले स्पर्म्स रिलीज होते हैं। सो ये जो स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल के जो एग्स होते हैं उनसे मिलते हैं। जब ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है तो मदर के हमेशा सिर्फ एक ही एग है जो अवेलेबल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन किसी किसी केस में अगर मदर 30 ईयर्स से ज़्यादा एज की होती हैं तो स्पेशल केसेज में 2 या 3 एग्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, जो हम देखेंगे कि किस तरीके से ट्विंस और बाकी चीज़ें होती हैं। सो ये जो स्पर्म है 23 क्रोमोसोम है, इसमें एक्स में 23 और क्रोमोसोम है, दोनों मिलकर है जो एक पूरा चाइल्ड क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें हाफ जो डीएनए है, हाफ जो इसके स्ट्रिप्स हैं चाइल्ड में वो मदर के होते हैं और हाफ हैं जो वो फादर के होते हैं। जो 46 क्रोमोसोम है उसमें से एक क्रोमोसोम जेंडर का क्रोमोसोम है। अगर हम इस तरीके का एक एग्जांपल लें कि जेंडर क्रोमोसोम की बात करें तो फादर में एक्स वाई फीमेल और मेल दोनों तरीके के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि जो मदर है उसमें सिर्फ फीमेल क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यानी कि जो जेंडर डिसाइड होता है उसमें मदर का रोल नहीं होता है चाइल्ड के, बल्कि फादर का रोल होता है, क्योंकि किसी स्पर्म में फीमेल क्रोमोसोम है और किसी स्पर्म में मेल क्रोमोसोम है। सो अगर फीमेल क्रोमोसोम एग को फर्टिलाइज करेगा तो जो चाइल्ड होगा वो फीमेल होगा, और अगर वो वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म है जो एग्स को फर्टिलाइज करेगा तो वो उसमें जो बेबी पैदा होगा वो मेल बेबी होगा। ट्विंस किस तरीके से पैदा होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अगर 2 एग्स मदर के अवेलेबल हैं फर्टाइल करने के लिए तो एक एग्स में एक स्पर्म जुड़ेगा, दूसरे एग से दूसरा स्पर्म जुड़ेगा और इस तरीके से दोनों फर्टाइल हो जाएंगे। सो ये जो फर्टिलाइजेशन होता है 2 एग्स का, उसमें जो जर्मिनल स्टेज होती है जहाँ पे ये 2 एग्स होते हैं, तो बहुत बार ये 13 डेज में जब अलग हो जाते हैं तो 2 ट्विंस पैदा हो जाते हैं, और अगर ये अलग नहीं हो पाते हैं तो काफ़ी जुड़े हुए बच्चे पैदा होते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा कि कभी ट्विंस होते हैं वो उनके जो सर से कभी जुड़े होते हैं, कभी वो बैक से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरीके से जो ये स्पेशल केसेज होते हैं वो इसी का ही नतीजा होते हैं कि मदर में उस टाइम पर 2 फर्टिलाइजेशन के लिए एग्स अवेलेबल थे। सो अगर नॉर्मल ट्विंस पैदा होने के लिए वो 13 डेज में अलग होने चाहिए। ट्विंस में भी ऐसा नहीं है कि दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ना ही उनका कैरेक्टरिस्टिक सेम होना जरूरी है, क्योंकि ये स्पर्म और इस स्पर्म के क्रोमोसोम सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो
अगर ऐसा भी हो सकता है कि जो फीमेल वाला स्पर्म है वो एक एग को फर्टाइल करे और दूसरा मेल वाला स्पर्म है वो दूसरे एग को फर्टाइल करे। इस केस में ट्विन तो पैदा होंगे लेकिन उनका जेंडर अलग अलग होगा, एक मेल होगा और एक फीमेल होगी। ट्रांसजेंडर कैसे बनते हैं? ट्रांसजेंडर में यही केस होता है मेल और फीमेल वाला ट्विंस का, लेकिन उसमें जब जर्मिनल स्टेज में वो जो दो एग्स हैं वो अलग नहीं हो पाते हैं और वो मर्ज होकर एक ही बन जाते हैं। इस केस में पर्सन पैदा होता है वो ट्रांसजेंडर होता है। इसमें ये होता है कि एक तरीके से देखें तो टेक्निकली एक ही बॉडी में 2 पर्सन प्रेजेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल। सो इसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। ट्रांसजेंडर में यानी कि कुछ टिश्यूज होंगे वो मेल कैरेक्टरिस्टिक के होंगे और कुछ टिश्यूज होंगे वो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक के होंगे और उनमें सेक्स ऑर्गन भी दोनों पाए जा सकते हैं। सो ये कोई ज़्यादा एलियन स्पेसीज नहीं होती है, जस्ट एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू ये होता है। लेकिन देखा जाता है कि हमारी सोसाइटी में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है। हम क्वालिटी के बजाय पर्सन का बर्थ कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, किस कास्ट में हुआ है, किस टाइम पे हुआ है, इस पे ज़्यादा हम ध्यान देते हैं बजाय कि उस पर्सन की पर्टिकुलर क्वालिटी को पहचानने के। और यही हमारी सोसाइटी के बैकवर्ड होने का बड़ा कारण है। तो देख सकते हैं आपकी जैसे ये मैंने जो पिक लगाई है वो इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर की है, लेकिन जैसे कि इन्होंने बताया कि ये काफ़ी इनको के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ और होटल्स में रूम वगैरह भी नहीं मिलते थे। सो हमको ये देखना पड़ेगा, अगर हमको प्रॉपर नॉलेज है इन चीज़ों का तो हम डिस्क्रिमिनेशन करने के बजाय पर्सन की क्वालिटी पे फोकस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।